हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। इससे पहले वाली क्लास के अंदर एलसीएम व एचसीएफ निकालना सीखा था। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तीन संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करना है, वो सब कुछ अपनों ने पहली वाली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, और आज हम करेंगे कुछ अपरिमेय संख्याएं हैं जिनको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने से पहले एक प्रमेय है छोटी सी, जिसको समझना है अच्छे से। देखिए भी कि प्रमेय है, मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या जानते हो आप, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? मतलब ऐसी संख्याएं जो सम है वह एक के अलावा किसी और संख्या से भाग ना जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। तो मान लीजिए कि एक p जो है वो एक अभाज्य संख्या है और p जो है वो a स्क्वायर में विभाजित है, यानी कि p जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करती है तथा p a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो उदाहरण के लिए मैंने a बराबर 10 कोई धनात्मक पूर्णांक ले लिया, p बराबर कोई एक भाज्य संख्या ले ली 5। तो देखो a स्क्वायर बटे p, तो a और p का मान रखने पर ही तो ये भाग इसमें जा रहा है। ठीक है, अगर a बटे p का मान निकालें तो भी 10 में 5 का भाग जा रहा है पूरा पूरा। ठीक है, तो यानी कि इसका कहने का जो मेन जो सार है वो ये है कि जो p है वो a स्क्वायर में विभाजित करती है, तो p a को भी क्या करेगी? विभाजित करेगी। ठीक है, तो ये एक प्रमेय थी। अब देखो कुछ अपरिमेय संख्याएं मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई है और इन अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए इसको मैंने तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। देखो एक बार, फर्स्ट पार्ट में मैंने √2, √3 और √5। सेकंड पार्ट के अंदर देखो ये प्लस माइनस वाले जितने क्वेश्चन है मैंने एक साथ लिख दिए हैं। थर्ड पार्ट के अंदर देखो गुणा के अंदर जो संख्याएं आ रही है ये चीज। जो फर्स्ट पार्ट है इसको करेंगे, अगर एक क्वेश्चन ढंग से अगर अपनों ने समझ लिया तो बाकी जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे √3 है अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, √5 है अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो इसको बहुत आराम से आप कर लोगे। और सेकंड पार्ट के अंदर और थर्ड पार्ट, ये दोनों सेकंड और थर्ड थोड़ा सा इजी है, और जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन बदल के आ सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, फॉर्मेट है, वो आपको एज इट इज ही याद रखना है। कौन सी समीकरण कहाँ बनेगी इस चीज को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट में, शुरू करेंगे अपने। देखिए अपने को सिद्ध क्या करना है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि √2 अपरिमेय संख्या है, इसको अपने सिद्ध करेंगे। इसके अलावा √3 जो है, √5 है, अगर कोई और डिजिट्स आ जाए तो उसको भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए किसी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने जैसे क्वेश्चन करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, लाभ हानि वाले क्वेश्चन के अंदर मानते हैं, माना कि एक वस्तु 100 रुपए की है। ठीक है, मान के क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये क्या है? प्रीमिय संख्या है। कौन सी है? माना √2 एक अप्रिमेय संख्या। तो हल मैं लिख रहा हूं, जैसे ध्यान देना थोड़ा, कि माना √2 जो है वो एक प्रीमिय संख्या है। ठीक है, प्रीमिय संख्या माना √2 एक क्या है? प्रीमिय संख्या है। ठीक है, और प्रीमिय संख्या कौन सी होती है? जो p बटे क्यू रूप के अंदर हो। तो √2 जो है वो p बटे क्यू के रूप में होगी। ठीक है, अब क्या हो, क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और क्या लिखोगे? p व क्यू जो है सह अभाज्य, सह अभाज्य क्या है? संख्या है। ठीक है, इस बात का ध्यान। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब मैंने पहली वाली क्लास में बताया आपको कि सहअभाज्य का मतलब ऐसी संख्याएं जिनका HCF एक आए, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। तो देखो स्टार्टिंग में आप लोगों ने क्या माना है कि √2 एक प्रीमिय संख्या है, और √2 प्रीमिय संख्या है तो ये p बटे क्यू के रूप में होगी। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले इसका वज्र गुणा कर देंगे। तो वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर तो क्या आएगा? √2 क्यू बराबर p। तो क्यू का जो मान आएगा वो p बटे क्या आएगा? √2। ठीक है, अब क्या करो,
वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो ये क्या होगा, ये क्या स्क्वायर हो गया, p का वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर, और ये अंडर 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 2। ये जो समीकरण बनेगी वो समीकरण नंबर क्या होगी, 1 होगी। अब जो लाइनें मैं आगे लिखूंगा इसको एज इट इज ही इसको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए भी क्या स्क्वायर, अब देखो क्या एक क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या चीज होती है, पूर्णांक के अंदर कौन कौन सी संख्याएं अपने लिखते हैं भी, पूर्णांक के अंदर देखो धनात्मक संख्याएं भी आती है, ऋणात्मक भी आती है, जीरो भी आती है, ठीक है। तो क्या है, एक पूर्णांक है, तो क्या स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अगर क्या एक पूर्णांक है तो क्या स्क्वायर भी क्या होगा भी, पूर्णांक होगा। और पी स्क्वायर बटे 2 भी क्या होगा, पी स्क्वायर बटे 2 भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। पी स्क्वायर बटे 2 भी पूर्णांक होगा, तो पी बटे 2 भी क्या होगा, पी बटे 2 भी क्या होगा भी, पूर्णांक होगा, ठीक है। अब देखो भी पी स्क्वायर बटे 2 भी पूर्णांक होगा, तो पी स्क्वायर 2 से क्या होगा भाई, भाज्य है। अगर पी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो पी किससे भाज्य होगा, 2 से भी भाज्य होगा। अभी अपन ने एक प्रेम में पढ़ी थी जिसके अंदर p क्या मानी थी, एक है भाज्य संख्या, और p जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो यहाँ देखो भी p स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो p 2 से भी भाज्य होगा, जो प्रेम के अकॉर्डिंग अपने लिखते हैं। देखिए भी अब p 2 से जो भाज्य है, तो मान लो p बटे 2 जो है, माना p बटे 2 बराबर k1, और k1 क्या है, पूर्णांक है। k1 को क्या मान लिया भाई, पूर्णांक मान लिया। अब देखो p का मान जो निकालेंगे वो क्या आएगा, 2k1। ये समीकरण नंबर क्या बन गई, 2 नंबर समीकरण बन गई, ठीक है। अब p का मान कौन सी समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो p का मान समीकरण नंबर 1 कौन सी भी, तो p का मान रखो 2k1 बटे 2, तो क्या स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4 1 k1 स्क्वायर बटे 2, और 2 दूनी, तो क्या स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2 1 k स्क्वायर आ गया। और यहां पर अपने k1 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, k1 स्क्वायर बराबर आएगा क्या स्क्वायर बटे 2। ये जो समीकरण नंबर है वो समीकरण नंबर कौन सी आएगी, 3 नंबर समीकरण आएगी, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, k1 क्या है, k1 पूर्णांक है, तो k1 स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। तो k1 जो पूर्णांक है तो k1 स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब देखो क्या स्क्वायर बटे 2 भी क्या होगा, पूर्णांक है। क्या स्क्वायर बटे 2 भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। यहां लिखो पूर्णांक होगा। क्या स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो क्या किससे भाज्य होगा, 2 से भी भाज्य होगा। अब देखो क्या 2 से जो भाज्य होगा तो अपन कह सकते हैं कि देखो क्या बटे जो 2 है उसको एक पूर्णांक मान सकते हैं k2। तो ध्यान दो भाई, माना क्या बटे जो 2 है इसको क्या मान लो, k2 मान लो। अब क्या बटे जो 2 है वो क्या आ गया, k2। तो क्या का मान क्या आएगा भाई, 2k2 क्या आएगा, 2k2। ये समीकरण नंबर कौन सी आ गई, 4 नंबर समीकरण आ गई। अब देखिए भी समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 समीकरण अपने पास आ चुकी है। देखो दोबारा से अंडर 2 एक क्या माना था, p बटे क्यू माना था, ठीक है। तो वजन गुणा किया, ठीक है। वजन गुणा करने के बाद में क्यू बराबर क्या आया, p बटे अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है।
अब वर्ग करने पर क्या स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2, तो समीकरण नंबर क्या बनी अपनी पहली समीकरण। अब एक नंबर समीकरण बनने पर जो लाइन आपने लिखी है, देखो क्या हुआ है, क्या एक पूर्णांक है तो क्या स्क्वायर भी क्या होगा पूर्णांक होगा, पी स्क्वायर बटे 2 भी क्या होगा पूर्णांक होगा, पी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो पी 2 से भी भाज्य होगा। अगर पी 2 से भाज्य है तो मान सकते हैं कि भी अपने पी बटे 2 जो है वो k1 एक पूर्णांक है, k1 अपनी मर्जी से मान लिया, ठीक है। तो p बराबर 2k1, तो p का मान कितना आ गया 2k1 आ गया, समीकरण नंबर कौन सी बन गई 2। अब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा भाई, क्या स्क्वायर बराबर 2k1 स्क्वायर, फिर k1 स्क्वायर बराबर क्या आएगा क्या स्क्वायर बटे 2, समीकरण नंबर कौन सी बनेगी 3 नंबर समीकरण बनेगी। अब 3 नंबर समीकरण के अंदर देखो क्या वो वापस वैसे ही जैसे पहले किया था, k1 पूर्णांक है तो k1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, क्या स्क्वायर बटे 2 भी पूर्णांक होगा, क्या स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्या 2 से भी भाज्य होगा, और क्या 2 से भाज्य है तो माना क्या बटे 2 एक पूर्णांक है, k2 क्या लिख लेंगे यहाँ पर पूर्णांक, और देखो क्या बटे 2 बराबर k2, तो क्या का मान क्या आएगा 2k2, ये समीकरण नंबर 4। अब ध्यान दो कि समीकरण नंबर 2 व 4, समीकरण नंबर 1 तो कौन सी ये वाली, और एक समीकरण नंबर ये, यानी कि समीकरण नंबर 2 व 4 को ध्यान से देखो कि p बराबर 2k1 और यहाँ क्या बराबर 2k2, तो दोनों समीकरण के अंदर क्या आ रहा है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, कौन सा आ रहा है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा आ रहा है ये वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो ये जो p व q है वो सहभाज्य तो नहीं होंगे। देखो स्टार्टिंग में क्या माना सहभाज्य, अगर ये प्रीमिय संख्या है, प्रीमिय संख्या है तो ये p व q क्या होने चाहिए सहभाज्य होना चाहिए, और सहभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF क्या है सिर्फ एक आए, और HCF एक आने का मतलब इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। और अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो बताओ वो प्रीमिय संख्या होगी क्या नहीं होगी, तो वो कौन सी संख्या होगी अप्रीमिय संख्या होगी। तो स्टार्टिंग में जो अपनों ने कथन अपनों ने माना था कि √2 एक अप्रीमिय संख्या है, वो उसका क्या हो रहा है विरोधाभास हो रहा है, यानी कि जो माना था √2 एक अप्रीमिय संख्या है वो तो प्रीमिय संख्या सिद्ध हो रही है, यानी कि उसका विरोधाभास हो रहा है। अगर प्रीमिय संख्या होती तो इसका कोई उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो नहीं आता, और उभयनिष्ठ गुण आने से क्या हो गया वो अप्रीमिय संख्या होगी। तो इसलिए समीकरण नंबर, अब जो लाइनें लिखूंगा वो ध्यान से देखना भी, समीकरण 2 व 4 से, समीकरण नंबर 2 व 4 से स्पष्ट है, स्पष्ट है क्या स्पष्ट है भी कि 2 जो है वह p व q का, 2 जो है p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है भाई 2 क्या है p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, अतः p व q, अतः p व q सह अभाज्य नहीं है, यही बोला मैंने। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो p व q क्या नहीं होंगे सहभाज्य नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पर p व q सहभाज्य मानना था लेकिन सहभाज्य तो नहीं हुआ ना, आगे जाके तो वो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, और उभयनिष्ठ गुणनखंड आने से वो सहभाज्य तो नहीं हुआ, ठीक है। तो आगे क्या लिखोगे जो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है अतः p व q सहभाज्य नहीं है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। जो हमारी पूर्व कल्पना का क्या है विरोधाभास है। हमारी पूर्व कल्पना क्या होगी, हमारी पूर्व कल्पना गलत है, क्या होगी हमारी पूर्व कल्पना गलत होगी। तो √2 एक प्रीमिय संख्या नहीं है, √2 परिमेय संख्या नहीं है। अब देखो विरोधाभास हो गया, पूर्व कल्पना गलत हो गई, तो √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो फिर क्या है √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, दैट्स इट। ठीक है भाई, तो इस प्रकार कोई भी संख्या आ जाए, जैसे मतलब कि √2 √3 √5, ठीक है, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो देखो भाई √2 की जगह √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ √2 की जगह √3 कर देना है, √3 की जगह अगर √5 आए तो √5 कर देना, ठीक है। तो बाकी सेम विजिट। अब देखो करना क्या क्या है इसके अंदर, और देख लो कि जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो पहला काम क्या करोगे, मानना है कि √2 एक प्रीमिय संख्या है।
√2 एक प्रीमियर संख्या है, तो √2 बराबर क्या आएगा पी बटे क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, और पी क्यू क्या होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए। सहभाज्य का मतलब जिनका HCF 1 आए, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तभी ही वो जाके प्रीमियर संख्या होती है। ठीक है, तो प्रीमियर संख्या है, तो देखो वज्र गुणा करेंगे तो √2 क्यू बराबर पी, तो क्यू का मान आएगा पी बटे √2। अब आगे देखो वज्र गुणा करो, इसका वज्र गुणा नहीं, दोनों को वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2 आ गया। क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, पी स्क्वायर बटे 2। अब ध्यान दो, क्यू जो है पूर्णांक है, तो क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, और पी स्क्वायर बटे जो 2 है वो भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, और पी स्क्वायर बटे 2 जो पूर्णांक होगा, तो पी स्क्वायर में 2 से क्या होगा, भाज्य होगा। पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो पी 2 से भी भाज्य होगा, और पी 2 से भाज्य है, तो पी बटे 2 को क्या मानोगे, एक पूर्णांक मानोगे, मतलब कि पी बटे 2 को क्या मानोगे भी, k1 के इक्वल मानोगे, पूर्णांक मान लोगे। तो यहां से p का मान निकाल कर समीकरण नंबर 2 आ गई, p बराबर 2k1, समीकरण नंबर 2 से p का मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे, और 1 में रखने के बाद तो मान देखो k1 स्क्वायर का मान आएगा क्यू स्क्वायर बटे 2, और क्यू, तो देखो k1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2, समीकरण नंबर कौन सी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब देखो वापिस देखो, ये जो लाइनें हैं, ये यहां से लेकर यहां तक, बस इन्हीं लाइनों का ही महत्व है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान से एक एक लाइन ध्यान से लिखनी है। ठीक है, तो देखो सेम k1 पूर्णांक है, तो k1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, क्यू स्क्वायर बटे 2 पूर्णांक होगा, तो क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य होगा, क्यू 2 से भाज्य है, तो क्यू बटे 2 को क्या मानोगे, k बटे k2 मानोगे, क्या मानोगे, k2 मानोगे। देखो यहाँ पर क्या था, p स्क्वायर 2 से भाज्य हुआ, तो p 2 से भाज्य हुआ। अब जब विभाजित ही हो गया, तो p बटे 2 को एक पूर्णांक मान सकते हैं, जो k1 आया था। थर्ड नंबर समीकरण से क्या समीकरण आई भी, देखो क्यू बटे 2 को क्या माना, क्यू k2 माना। अब देखो k2 मानने के बाद में, तो क्यू का मान क्या निकालोगे, 2k2 आ जाएगा। अब देखो यहां पर देखो सारी समीकरण में आपको एक चीज देखो, अगर बीच में अगर भूल भी जाओ तो एक बात का ध्यान रखना कि आपको 2 व 4 यानी कि 2, ये देखो पी व क्यू का मान निकालना है, बस इतना ध्यान रखना, पी व क्यू का मान निकालना है, ताकि लास्ट में जो अंतिम लाइनें जो आएगी उसमें ये बता सकें कि समीकरण नंबर 2 व 4 से क्या हो रहा है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो वो संख्याएं क्या हो जाएगी, अप्रिमेय हो जाएगी। ठीक है, अब अगर जो प्रीमिय संख्या है, जो परिमेय संख्या माननी है, उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, वो संख्या कौन सी होती है, सहभाज्य होती है। ठीक है, तो अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो वो सहभाज्य नहीं होगी, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का क्या हो रहा है भाई, विरोधाभास हो रहा है। पूर्व कल्पना क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, और जो हमारी पूर्व कल्पना थी वो क्या हो गई, गलत होगी। और जो पूर्व कल्पना हमारी गलत हो जाती है, जो चीज हमने मानी थी, तो वो अगर परिमेय संख्या नहीं हुई तो वो संख्या कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को अपने सेम एज इट इज ऐसे पैटर्न पे करना है, और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन अभी। ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से ये हर बार आता है। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन, अब घर से कॉपी में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो ध्यान दे लो भैया। एक तो आपको √2 का मैंने करवा दिया, ठीक है, घर पे √3 का करोगे और √5 का करोगे, ये 3 प्रश्न बनते हैं। अगर √3 का आ गया तो भी ये लाइनें आएगी, बस ध्यान रखना √2 की जगह क्या लिखोगे, √3 लिखोगे। ठीक है, तो इस प्रकार फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं हैं अभी, उसके अंदर देखो प्लस वाली और माइनस वाली। ठीक है, और थर्ड पार्ट के अंदर देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी इसका अच्छे से, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।